हेलो दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप अच्छे होंगे। तो हम लोग सीटेट 2022 के लिए एनसीईआरटी समरी कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो दोनों वीडियो देखिए, इसके बाद आप ये देखिए। ये समरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये समझिए पेपर के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। आशा है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ये समरी आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? नेपेथिन्स घटपर्णी पौधे के बारे में पढ़ लिया था। ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा मेघालय में पाया जाता है। और ये पौधा होता है घड़े के आकार का होता है। और ये क्या करता है? कीड़े मकोड़ों को खाता है अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए। कीड़े मकोड़ों को खाता है और ये एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, जिससे चूहे और मेढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव का शिकार ये आसानी से कर पाता है। आगे हम पढ़ेंगे बीज कैसे होते हैं। घुमक्कड़ी होते हैं, हवा से इधर उधर पहुंच जाते हैं और पशु के मल के द्वारा बीज बीज इधर से उधर पहुंच जाते हैं और जल के द्वारा बह के बीज इधर से उधर पहुंच जाते हैं। और पक्षियों द्वारा, पक्षी कुछ खाते हैं और उनको कहीं फेंक देते हैं, उससे बीज इधर उधर पहुंच जाते हैं। मानव द्वारा, मानव बीज बोता है जाके खेतों में, उससे इधर उधर पहुंच जाते हैं। तो बीजों को कहा गया है कि घुमक्कड़ी होते हैं। तो किस तरीके से घुमक्कड़ी होते हैं ये आपने देख लिया। आगे पढ़ेंगे वेलक्रो के बारे में। वेलक्रो क्या होता है? ये खुरदुरी सतह जो आपस में चपक जाती है, जिसे खींचने पर चर चर की आवाज़ आती है, वो वेलक्रो होता है। आपने सैंडल जरूर खरीदी होंगी। सैंडल में ही जो वो लगा होता है ब्लैक कलर का, चर चर की आवाज़ करता है, उसी को वेलक्रो बोलते हैं। वेलक्रो की खोज किसने की थी? जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी। और कब की थी? 1948 को की थी। आगे देखते हैं भारत में विदेश से आने वाली वस्तुएं। तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो विदेश से आई हैं भारत में? तो सबसे पहले देखेंगे मिर्ची कहाँ से आई है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में भी पूछा गया था और अभी जो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया कि मिर्ची कहाँ से आई है। तो कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से आई है। और क्या क्या आया है विदेशों से? तो आलू आया है, चाय, मूंगफली, अमरूद, मक्का और टमाटर, ये कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से आया है। और भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई है? भिंडी और कॉफ़ी आई है अफ्रीका से। गोभी और मटर कहाँ से आई है? गोभी और मटर यूरोप से आई है। और सोयाबीन कहाँ से आई है हमारी? वो चीन से आई है। तो सबसे पहले देखेंगे दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है। मिर्ची आई है और आलू आया है और चाय आई है, मूंगफली, अमरूद, मक्का, टमाटर, ये हमारे कहाँ से आए हैं? दक्षिण अमेरिका से आए हैं। और भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई है? ये अफ्रीका से आई है। गोभी और मटर कहाँ से आया है? ये यूरोप से आया है। सोयाबीन कहाँ से आया है? सोयाबीन हमारा चीन से आया है। और बाकी के बचे ये तम्बाकू, बादाम, काजू, आम, ये कहाँ से आए हैं? ये भी दक्षिण अमेरिका के से ही आए हैं। तो मिर्ची का क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पे। बाकी देख लेते हैं हमारे भारत में जो चीज़ें यहीं की हैं, भारत की हैं, वो क्या क्या हैं। तो बैगन, मूली, सेम, करेला, आम और संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा और मेथी, ये कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। आगे देखते हैं। आगे घड़सीसर के बारे में बताया गया है। घड़सीसर क्या है? ये एक दूसरे से जुड़े 9 तालाबों का समूह है जिसमें वर्षा का जल भरा रहता था। और ये कहाँ स्थित है घड़सीसर? जैसलमेर, राजस्थान में स्थित है। इसके निर्माता कौन है? राजा घड़सी इसके निर्माता हैं। और जो घड़सीसर में जो पीछे सर लगा है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है तालाब, है ना। तालाब के दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए बरामदे, कमरे तथा हॉल बने हुए थे। ये कहाँ पे पाया जाता है घड़सीसर? राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। 9 तालाबों का समूह है। इतना हम लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी भारत कब आया था? 1000 एडी में आया था। और कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। किस शासक के शासनकाल में आया था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। और इसने कौन सी किताब लिखी थी? इसने किताब लिखी थी तहकीक ए हिंद, और भारत का भूगोल भी इसी ने लिखा है। और तहकीक ए हिंद का दूसरा नाम क्या है? किताबुल हिंद।
तो इसने जो किताब लिखी उसका नाम क्या था? तहकीक-ए-हिंद। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, किताब-उल-हिंद। और इसने भारत का भूगोल भी लिखा है। और किसके शासन में आया था? महमूद गजनवी के शासन में आया था। आगे पढ़ते हैं हम, कुएं सूखने का कारण क्या है? तो कुएं सूखने का कारण क्या है? पानी के लिए मोटर तथा ट्यूबवेल लग गए हैं अब, इसलिए कुएं सूखते जा रहे हैं। आदमी कुएं का इस्तेमाल करता ही नहीं है। तालाबों की समाप्ति होती जा रही है या सूखते जा रहे हैं। पेड़ों के आसपास तथा पार्कों को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, इसलिए तालाब सूखते चले जा रहे हैं। आगे देखते हैं तरुण भारत संघ के बारे में। तरुण भारत संघ क्या है? तो एक ये राज्य जो है राजस्थान, वहाँ पे तरुण भारत संघ है। और इसका कारण क्या है? इस संघ का कार्य क्या है? ये बावड़ियों के माध्यम से जल संरक्षण करता है। बावड़ियाँ कुओं को ही कहा गया है वहाँ पे। और इसी तरीके का एक संघ है भीमा संघ, जो कर्नाटक में है। वो भी जल संरक्षण के लिए ही जाना जाता है। एक भीमा संघ और एक तरुण संघ। भीमा संघ कर्नाटक में है और तरुण भारत संघ कहाँ है? राजस्थान में। और इसको किसने बनाया था? तरुण भारत संघ को राजेंद्र सिंह ने बनाया था, है ना। और इसका कार्य क्या है? बावड़ियों के माध्यम से जल संरक्षित करना। आगे देखते हैं, वस्तु का पानी पर तैरने का कारण क्या कारण है? वस्तु का आकार, आयतन तथा द्रव का घनत्व, ये कारण है, इसलिए वस्तु पानी पे तैरती रहती है। आप ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, D बराबर m/v। आगे देख लेते हैं, हुक को क्या कहते हैं? स्लिंग कहते हैं। और रैपलिंग किसको कहते हैं? पर्वत से उतरने को रैपलिंग कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है मृत सागर के बारे में। मृत सागर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है? यह विश्व का सबसे नमकीन सागर है। 1 लीटर पानी में नमक की मात्रा कितनी है? 300 ग्राम। यानी कि जब 1 लीटर पानी होगा तो उसमें 300 ग्राम नमक होगा। तो ये विश्व का सबसे नमकीन सागर है मृत सागर। इतना नमकीन है कि इसमें जीव रह नहीं सकते और इसमें नौकायन करना भी कठिन है, इतना खारा पानी है यहाँ का। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे दांडी यात्रा के बारे में। तो दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली और कब से कब तक चली, ये देखेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट हुई? अहमदाबाद से स्टार्ट होकर दांडी के समुद्र तट तक गई। और कहाँ स्थित है अहमदाबाद से? कहाँ से स्टार्ट हुई? नवसारी जिला से, समुद्र तट से जो है गुजरात का, वहाँ से स्टार्ट हुई और दांडी के समुद्र तट तक गई। समय क्या था? 1930 से लेके 1934। यात्रा प्रारंभ साबरमती आश्रम से होती है। कब होती है? 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुई। 24 दिन की यात्रा थी। 6 अप्रैल को वो लोग पहुंच जाते हैं अहमदाबाद। आगे कारण क्या था? कारण ये था, अंग्रेजों द्वारा नमक कानून का निर्माण कर दिया गया था, इसलिए दांडी यात्रा प्रारंभ की। किसने प्रारंभ की? गांधी जी ने प्रारंभ की। आगे हम देखेंगे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, ये कहाँ पे है? ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं ग्रुप लीडर का कर्तव्य। ग्रुप लीडर का कर्तव्य क्या होता है? तो जब ये माउंटेनिंग के लिए जाते हैं तो जो ग्रुप लीडर होता है उसका काम क्या क्या होता है, ये बताया गया है यहाँ पे। तो सामान उठाने में मदद करता है ग्रुप लीडर, ग्रुप के आगे बढ़ने पर ही आगे बढ़ता है, जो चल ना सके उसकी मदद करता है, बीमार साथियों का ध्यान रखता है, रुकने का स्थान ढूंढता है और सबके खाने पीने का इंतजाम करता है। ये ग्रुप लीडर के कर्तव्य हैं। आगे देखते हैं बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ेंगे। तो बछेंद्री पाल जो हैं, इनका राज्य क्या है? उत्तराखंड। और इनका जो गांव है वो कौन सा गांव है? नकूरी गांव। और इनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गढ़वाल। इनके गुरु कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। कब चढ़ी थी? 23 मई 1984 को। और इनके ग्रुप में लोगों की संख्या क्या थी? 18 लोग ग्रुप में थे। और ये कब चढ़ी एवरेस्ट पे? 23 मई 1984 को। इनका राज्य आपको याद रखना है, इनका राज्य उत्तराखंड है। और जो एवरेस्ट है नेपाल में, सागर माथा जिसको कहते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है? ये किसी किसी बुक में 48 दी है और किसी में 8900 दी है। तो आपको कुल मिला के ये दोनों याद रखनी है, जो भी ऑप्शन में आए वो ऑप्शन टिक कर देना है। आगे पढ़ेंगे गोलकुंडा किला के बारे में। ये कहाँ स्थित है गोलकुंडा किला? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और इसके निर्माता कौन? कुतुब शाही वंश है। और इसको कुतुब शाही वंश को काकतीय वंश भी कहते हैं। जब दोनों हों तो कुतुब शाही ही होगा। अगर कुतुब शाही और काकतीय वंश दोनों ऑप्शन में दे दिए हैं तो
आपका कुतुब शाही ही ऑप्शन सही होगा। जो गोलकुंडा किला है वो किस नदी के तट पे है, तो ये भी आपको याद रखना है, मूसी नदी के तट पे है, दुर्ग के दक्षिण में है। और यहाँ पे कितने बुर्ज हैं, यहाँ पे 87 बुर्ज हैं। फतेह दरवाज़ा है जहाँ से पूरे महल में आवाज़ सुनाई देती है। आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स, इनका देश क्या है, यूएसए। ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। ये दूसरी भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। और ये कब अंतरिक्ष पे गई, 2006 में गई। जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है वो कौन है, मतलब थी कल्पना चावला, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और दूसरी भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन, ये थी सुनीता विलियम्स, 2006 में अंतरिक्ष पे गई थी। और आगे देखते हैं 2003 में कौन गया था। 2003 में भी यही गई थी कल्पना चावला, और 1997 में भी गई थी। 1997 में जब गई थी तब ये लौट आई थी वापस, लेकिन 2003 में जब गई तो ये वापस नहीं लौटी, इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। ये कौन है, इनका देश है यूएसए। और ये चंद्रमा पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति। कब पहुँचे थे चंद्रमा पे, 1969 में पहुँचे थे। तो तीनों लोगों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, और सुनीता विलियम्स, और बछेंद्री पाल। इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में। गहरे रंग का ये बदबूदार पदार्थ होता है और इसका रंग कैसा होता है, काला। इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इंजन ऑयल, हवाई ईंधन, मोम, कोल तार, ग्रीस आदि प्राप्त होता है। अगर पूछ दे मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, तो 1400 किलोमीटर दूरी है। आगे देखते हैं सूखा रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान, ये कहाँ पे है, ये लद्दाख में है। और लद्दाख में स्वागत करने को कल क्या बताया था, क्या बोलते हैं, झूले झूले। ये आपने कल की वीडियो में देखा था। लद्दाख के घर कैसे बने होते हैं, पत्थरों को काटकर पत्थरों से निर्मित 2 मंजिला छत लकड़ी से निर्मित की जाती है। जो निचली मंजिल होती है उसमें खिड़की नहीं होती है, जिसमें अनाज या जानवर रखे जाते हैं। तो लद्दाख के घर कैसे होते हैं, आपने देखा, पत्थरों को काटकर पत्थरों से निर्मित 2 मंजिला घर होते हैं, जिनकी छत जो होती है लकड़ी से निर्मित होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है। निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है, खिड़की रहेगी तो अंदर सर्दी जाएगी, नमी जाएगी। और जो जिसमें क्या क्या रखा जाता है, अनाज और जानवर रखे जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मानव भी निचली मंजिल पर रहता है। आगे देखते हैं चामथांग। चामथांग कहाँ है, 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित स्थान, जहाँ पर चांगपा जनजाति पश्मीना बकरी का पालन करते हैं। तो ये चामथांग पहाड़ है, 5000 मीटर ऊंचाई पे स्थित पहाड़ है, जहाँ पर जो चांगपा जनजाति होती है वो पश्मीना बकरी होती है। पश्मीना बकरी के बालों से जो शॉल बनाई जाती है, आगे पढ़ेंगे शॉल के बारे में भी। तो जो चांगपा जनजाति है वो पश्मीना बकरी का पालन करते हैं, कहाँ पे, चामथांग पहाड़ों पे। आगे देखते हैं रेबो किसको कहते हैं। रेबो याक के बालों से बिना बना तिकोना टेंट होता है। याक के बालों से जो तिकोना टेंट बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेबो। रेबो का मतलब घर होता है। आगे देखते हैं पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल कैसी होती है, 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है, 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। और ये बहुत पतली होती है। हमारा एक बाल और पश्मीना बकरी के जो होते हैं 6 बाल से बुनाई हाथों से की जाती है। हमारे एक बाल और पश्मीना बकरी के 6 बाल के बराबर, मतलब हमारे एक बाल के भी 6 भाग कर दो, उससे बुनाई की जाती है, वो हाथों से की जाती है। एक शॉल के निर्माण में कितने घंटे लगते हैं, 250 घंटे लगते हैं। तो समझिए ये शॉल बड़ी महंगी बिकती होगी मार्केट में, क्योंकि एक शॉल को बनाने में आपको 250 घंटे लग जाते हैं। आगे देखते हैं, बस ये एक शॉल हो आपकी सर्दी कट जाएगी, क्योंकि ये 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। आगे देखते हैं लेखा। लेखा क्या होता है, लेखा भी एक प्रकार के घर होते हैं। किस लिए होते हैं ये लेखा घर, ये पश्मीना बकरियों को रखने का स्थान होता है, वहाँ पे पश्मीना बकरियाँ ही रहती हैं। और ये पत्थरों से निर्मित किए जाते हैं, उनको लेखा बोलते हैं। डब किसको बोलते हैं, डब होता है जालीदार खिड़कियों वाले घर जो श्रीनगर में होते हैं, उनको डब कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है पत्थर के घर और ढलवा छतें, लकड़ी का प्रयोग।
ये आपने पढ़ा था कि पत्थर के घर बोलें और ढलवा छतें कहें और लकड़ी का प्रयोग, तो ऐसे घर कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में होते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी आपको ये बताया था। आगे देखते हैं, डोंगे लकड़ी के तैरते हुए घर, ये कहाँ होते हैं? श्रीनगर में होते हैं। आगे हम बात करेंगे मलेरिया की। तो मलेरिया का वाहक क्या होता है? मादा एनाफिलीज होती है। जो मादा एनाफिलीज होती है वो काटती है, जिससे मलेरिया फैलता है। कारण क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक परजीवी जीवाणु होता है ये। इसकी जांच कैसे करते हैं? रक्त की जांच से इसकी जांच होती है। लक्षण आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मलेरिया है? तो इसके लक्षण होते हैं ठंड व कपकपी के साथ बुखार आना। और मच्छरों से होने वाले और कौन कौन से रोग हैं? तो मच्छरों से होने वाले रोग हैं, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस, या इसको इंसेफ्लाइटिस को जापानी बुखार भी कहते हैं, और इसको मस्तिष्क रोग भी कहते हैं। और जो इंसेफ्लाइटिस का जांच केंद्र है वो कहाँ बनाया गया है? गोरखपुर में बनाया गया है। और अगर पूछे कि चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो एडीज मच्छर, जिसको इजिप्टी भी कहते हैं, उसके काटने से फैलता है। और फाइलेरिया और इंसेफ्लाइटिस किसके काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया या अरक्तता, कारण क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है। इसकी जांच कैसे होती है? रक्त के सैंपल से होती है। चाहे मलेरिया की जांच हो या एनीमिया की जांच हो, वो ब्लड से ही होगी आपके। उपचार क्या है? उपचार है गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां। ये आप खूब भर भर के खाइए, आपको एनीमिया नहीं होगा कभी। गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि ये इनमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है। आगे हम पढ़ेंगे रोनाल्ड रोज के बारे में। तो रोनाल्ड रोज कौन है? ये मच्छर के पेट में झांकने वाले तथा मलेरिया का पता लगाने वाले वैज्ञानिक। तो ये रोनाल्ड रोज कौन है? मलेरिया का पता लगाने वाले वैज्ञानिक हैं। और मलेरिया में किसके काटने से होता है? मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। आगे हम पढ़ेंगे कच्छ के भुज, यानी कि गुजरात में भूकंप कब आया था? ये आपका क्वेश्चन 2-3 बार आया है ऑनलाइन वाले पेपर में, इसको आप अच्छे से देख के जाइएगा। कब आया था? 26 जनवरी 2001 में आया था। आगे बात करते हैं अफसाना मंसूरी। अफसाना मंसूरी मुंबई के नागपाड़ा की बास्केटबॉल खिलाड़ी, जिनके कोच नूर खान। तो अफसाना मंसूरी कौन है? तो ये मुंबई के नागपाड़ा की बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, जिनके कोच कौन है? नूर खान। आगे देखते हैं, बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें नीम की पत्तियों के साथ रखा जाता है। नीम की पत्तियां एंटीबायोटिक होती हैं, तो बीज तक कीड़े मकोड़े नहीं आ पाते हैं। अब बात करेंगे उदीथू। उदीथू किसको कहते हैं? तो ये मटके को उल्टा करके कोयले के अंगारे पे बनाई गई सब्जी है, जिसको क्या कहते हैं? उदीथू। मैंने तो कभी नहीं खाई है, अगर आप लोगों ने खाई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं, केंचुआ। केंचुआ किसानों का मित्र होता है। क्यों मित्र होता है? क्योंकि वो सड़े गले पत्तों एवं मिट्टी को खाता है और खेत को क्या पोरस बनाता है, नमी युक्त बनाता है ना। और बरसात का पानी जिससे पोरस बना देता है मिट्टी को, जिससे बरसात का पानी नीचे चला जाता है। और बर्मी कंपोस्ट का निर्माण भी करता है। कैसे करता है बर्मी कंपोस्ट का निर्माण? अपना मल त्याग कर करता है। आगे हम पढ़ेंगे सूरमणि के बारे में। सूरमणि कौन है? झारखंड की एक आदिवासी महिला हैं, जिन्होंने झारखंड के जंगल बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया। तो सूरमणि कौन है? झारखंड की एक आदिवासी महिला हैं, जिन्होंने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया। आगे हम पढ़ेंगे तोरांग। तोरांग क्या है? सूरमणि द्वारा आदिवासी परंपरा एवं संस्कृति को बचाने के लिए बनाया गया केंद्र, जिसको तोरांग कहते हैं। तोरांग का मतलब होता है समूह, यानी कि जो आदिवासी परंपरा और संस्कृत को बचाने के लिए जो ये सूरमणि काम कर रही हैं, उसको बचाने के लिए जो केंद्र बनाया गया, उसको तोरांग कहते हैं। तोरांग का मतलब होता है समूह, और तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल, है ना। और अगर पूछ दे आपको लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो लाल क्यों होती है, तो उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए वो लाल होती है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका ऑनलाइन पेपर में आया था और ये 2 से 3 बार रिपीट भी हुआ है। कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती है? ये झारखंड में बोली जाती है। अब हम पढ़ेंगे जंगल अधिकार कानून के बारे में, जो कब आया था? तो 2007 में आया था। ये कानून है क्या?
इसके 4 पॉइंट हैं, ये देखते हैं हम। 25 वर्ष से जंगल में रह रहे आदिवासियों को जंगल पर अधिकार प्रदान करता है और जंगल में पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका अधिकार है। और क्या क्या अधिकार देता है? जंगल से हटाया नहीं जा सकता, जो जंगल में रह रहा है उसको जंगल से हटाया नहीं जा सकता। जंगल बचाने का कार्य उनकी ग्राम सभा का है। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा जंगल अधिकार कानून से। आगे देखते हैं, एक टीन जमीन। एक टीन जमीन का मतलब क्या होता है? एक टीन अनाज बोने योग्य भूमि। आगे बात करते हैं चेराओं की। चेराओ क्या है? ये मिजोरम में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। और ये कब मनाया जाता है? धान की नई फसल जब आती है तब ये मनाया जाता है। तो इससे क्वेश्चन बार बार आया है, ये ज़रूर आप देख के जाइएगा। तो चिराओ चिराओ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? धान की नई फसल के आने पर। मिजोरम के 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं, ये आपको नोट पॉइंट में याद रखना। आगे देखते हैं झूम खेती के बारे में। झूम खेती से भी कई बार क्वेश्चन आया है। इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है स्थानांतरित कृषि। और यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? गारो खासी जनजाति रहती है। तो झूम खेती कहाँ की जाती है? ये भी मिजोरम में की जाती है। और जो चेराओ है वो त्यौहार भी मिजोरम में मनाया जाता है। तो झूम खेती के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी पूर्वी राज्यों में विशेषकर यानी कि मिजोरम में झूम खेती की जाती है। और ये बांस या जंगल या खरपतवार को गिराकर जला दिया जाता है। मिट्टी को खोदकर बीज डाल दिए जाते हैं और इसकी गहरी जुताई नहीं होती। ऑप्शन में अगर लिखे कि इसकी गहरी जुताई की जाती है तो वो ऑप्शन गलत होगा। इसकी गहरी जुताई नहीं की जाती। एक ही खेत में अलग अलग बीज फसलों का उत्पादन किया जाता है और इसमें जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो नेचुरल खाद होती है वो उसका प्रयोग किया जाता है। ये हाइब्रिड वाली खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसमें गहरी जुताई भी नहीं की जाती है और एक ही खेत में अलग अलग बीज या फसलों का उत्पादन किया जाता है। मिट्टी को खोदकर बीज डाल दिए जाते हैं, बहुत गहरी जुताई ना करके मिट्टी को खोदकर ही बीज डाल देते हैं। और ये कहाँ होती है झूम खेती? मिजोरम में होती है। बांस या जंगल या खरपतवार को गिराकर उसमें खेत में जला दिया जाता है ना। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं झूम खेती के बारे में। आगे देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर मेंडल कहें या ग्रेगर जॉन मेंडल, बात एक ही है। इन्होंने ये आनुवंशिकी के पिता माने जाते हैं और इन्होंने क्या किया? मटर पर प्रयोग किया। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में कई बार आया है और अभी ऑनलाइन वाले पेपर में भी आया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि इस एनसीईआरटी समरी से कितने क्वेश्चन फंसने वाले हैं और आपको यहीं से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे। आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़ते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो इनका देश क्या है? ऑस्ट्रिया है और ये आनुवंशिकी के पिता हैं। मटर पर इन्होंने प्रयोग किया। इतना इनके बारे में आपको याद रखना है। आगे देखते हैं पूरन पोली। पूरन पोली क्या है? ये चने के दाल की मीठी रोटी जिसे तीखी कड़ी के साथ खाया जाता है। और कहाँ खाया जाता है? महाराष्ट्र में खाया जाता है। तो पूरन पोली क्या है? चने की दाल की मीठी रोटियां हैं जिन्हें तीखी कड़ी के साथ खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है? महाराष्ट्र में खाया जाता है। मैंने तो कभी नहीं खाई, अगर आपने खाई है कभी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पोचमपल्ली के बारे में देखते हैं। पोचमपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में जगह है। एक जगह का नाम है जो है आंध्र प्रदेश के तेलंगाना। और ये पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? ये साड़ियों के लिए फेमस है। जैविक खाद किससे बनती है? सड़े गले पेड़ पौधे और पत्ते से बनती है जैविक खाद। ये भी आप याद रखिएगा। जैविक खाद का प्रयोग कहाँ किया जाता है? झूम खेती में किया जाता है। तो ये थी एनसीईआरटी की समरी जो आज से समाप्त होती है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर वो दोनों वीडियो भी देखिएगा और इसके बाद में ये वीडियो देख के जाइएगा। यहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपको कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आपने अगर प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।